Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel and guys, आज के अपने इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका मॉडल पेपर 4। तो ये जो मॉडल पेपर है ये आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम पर बेस्ड है। पेपर 1 का ये मॉडल पेपर है जिसको हम 2 पार्ट्स पे कवर करेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के लिए आपके पेपर 1 से। ठीक है, ये जो पेपर 1 होता है ये आपका जनरल पेपर होता है। आप सभी को पता है कि आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, ये पेपर आपको सबको कंपलसरी देना ही होता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस को सॉल्व ना करके हम यहाँ पर आज 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये है आपका पार्ट 1। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। ये जो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं ये PYQ क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का ही यहाँ पर हम एनालिसिस कराते हैं ताकि आप खुद को जज कर सकें, आप चेक कर सकें कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपको किस फील्ड पर ज़्यादा फोकस करना है। हर यूनिट से जितने आपके क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली पर्टिकुलर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 10 मार्क्स में। तो हम कोशिश करते हैं कि हम हर यूनिट से क्वेश्चंस को कवर करें ताकि आप जज कर सकें कि आपको आपका जो वीकनेस है वो किस यूनिट में है या फिर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट किस यूनिट में है। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से फर्स्टली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। Okay guys, so without wasting much more time, let's move towards our topic. So let's get started. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इनमें से कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्वांटिटी क्या होती है आपको पता है, किसी चीज़ की मात्रा बताना। ठीक है, कि वो आपकी जैसे आप उसको मेज़र कर सकें, आप उसकी मात्रा बता सकें, यही क्वांटिटेटिव टर्म होती है। कि आपने बताया कि कोई चीज़ किलोग्राम में है, ml में है या फिर 23 है नंबर में, 2 है नंबर में, फर्स्ट पोजीशन पर आती है, फर्स्ट क्लास में आती है, तो ये क्या है उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, फिर तो हमें यहाँ पर क्वांटिटेटिव टर्म्स बतानी है इन वेरिएबल्स की। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, इनमें से जिसको भी हम क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उस वेरिएबल को यहाँ पर हमें पिक करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से। तो जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है तो यहाँ पर आपका ये है कि कैसा है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इसको आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही आता है। आप अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की मात्रा बता सकते हैं कि आप फर्स्ट पोजीशन पर हैं, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो आप इसकी मात्रा बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैरिटल स्टेटस। तो यस, बिल्कुल सही बात है, मैरिटल स्टेटस का भी आप क्वांटिटी बता सकते हैं कि आप सिंगल मैरिड हैं या फिर आप डबल मैरिड है, मतलब आपने कितनी शादियां की हैं ये आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस की भी क्वांटिटी टर्म्स होती है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कितना है, तो ये तो आपको पता ही है कि जब आपका एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उस एग्ज़ाम में आप जितने मार्क्स लाते हैं उस बेस पे आपका एप्टीट्यूड डिसाइड होता है। बोल दिया जाता है कि आपका 5.5 है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 4.0 है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को भी क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें प्रोफेशनल एटीट्यूड की, तो प्रोफेशनल एटीट्यूड को आप क्वांटिटी में नहीं मेज़र कर सकते। प्रोफेशनल एटीट्यूड का आप क्या बताएंगे, इसकी क्वालिटी बताएंगे कि एटीट्यूड आपका गुड है,
बैड है, मॉडरेट है। तो ये क्या है, ये क्वालिटीज़ है, क्वांटिटी नहीं है। तो प्रोफेशनल एटीट्यूड में को हम मेज़र नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव टर्म्स में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट a doctor studies the relative effectiveness of two drugs of dengue fever, तो his research would be classified as। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक डॉक्टर है, वो दो मेडिसिन्स हैं डेंगू फीवर के लिए, ठीक है। तो डेंगू फीवर को क्योर करने के लिए टू मेडिसिन्स हैं, उनको हम नाम दे देते हैं मेडिसिन ए और मेडिसिन बी। अब ये जो दोनों मेडिसिन्स हैं, इनकी इफेक्टिवनेस, इनकी रिलेटिव इफेक्टिवनेस को डॉक्टर एक स्टडी कर रहा है, तो उसकी रिसर्च कैसी मानी जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, इनके आपस में रिलेटिव इफ़ेक्टिवनेस देखना है कि ए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या फिर बी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बी के कंपैरिजन में ए कितनी इफ़ेक्टिव है या फिर ए के कंपैरिजन में बी कितना इफ़ेक्टिव है, तो इसका पता आप कैसे लगाएंगे। अब अगर आप डॉक्टर हैं या फिर तो आप इसका पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी मेडिसिन जो है, अगर आप किसी भी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस आपको चेक करनी है तो उसका पता आप कैसे लगाएंगे। आप कहीं ना कहीं तो इसका इस्तेमाल करेंगे, किसी पर तो इसको अप्लाई करेंगे, उसके रिजल्ट से ही तो आप पता लगा सकते हैं कि इफेक्टिवनेस कितनी है। तो मान लीजिए जो ए मेडिसिन है और बी मेडिसिन है, ये दो लोगों को दी गई है, नंबर मतलब एक को 1 नंबर दे देते हैं, एक को 2 नंबर दे देते हैं। तो जो 1 नंबर का इंडिविजुअल है, अगर मान लीजिए ये इसका डेंगू फीवर जल्दी ठीक हो रहा है कंपैरिजन टू पीपल नंबर 2, तो यानी कि हम इससे क्या जानते हैं कि इफेक्टिवनेस किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बी। तो ये हमने कैसे किया, ये हमने किसी पे अप्लाई किया, ठीक है, तभी तो पता लगाया। तो ये रिसर्च हमारी डिस्क्रिप्टिव तो नहीं हो सकती। डिस्क्रिप्टिव ये रिसर्च कब होती, जब हम डिस्क्रिप्शन देते कि डेंगू जो है वो कैसे कैसे होता है, उसके हम कैसे उसको क्योर कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके प्रिवेंशंस हम कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव सर्वे में आता है, जिसको या फिर आप ये पता लगाते कि किस एरिया में कितने पेशेंट जो हैं वो डेंगू के हैं, कितनों की डेथ हो गई है, ठीक है, कितने जो है वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं, कितने ठीक हो गए हैं, कि ठीक होने का रेशियो क्या है, डेथ रेट क्या है। तो ये सब आपका डिस्क्रिप्टिव सर्वे में आता। लेकिन बात आ रही थी उसकी इफेक्टिवनेस का पता लगाना था दो ड्रग्स के बीच में। तो केस स्टडी भी ये नहीं है। केस स्टडी कब होती, जब आप कोई भी एक डेंगू का पेशेंट होता, उसकी डेथ हो जाती है, फिर कोई ब्लेज होता जहाँ पर डेंगू बहुत बुरी तरह से फैला हुआ होता, उस ब्लेज से फिर आपको पता लगाना होता कि यहाँ पर इतने लोगों को डेंगू हुआ था, इतना टाइम पीरियड इन्होंने सफ़र किया, इतने टाइम पीरियड सफ़र करने के बाद इतने पेशेंट्स की डेथ हो गई, इतने पेशेंट्स ने रिकवर कर लिया, रिकवर होने के बाद भी कभी कभी जो है फीवर दोबारा से आ जाता। तो ये सब जो है ये केस स्टडी कराती है, किस डॉक्टर ने यहाँ पर सुपरविज़न किया, ठीक है, कौन सी मेडिसिन्स दी गई, क्या क्या यहाँ पर ट्रीटमेंट्स किए गए। तो ये सब आपका केस स्टडी में आता है। ये भी नहीं आएगा, डिस्क्रिप्टिव सर्वे भी नहीं होगा और आपका एथनोग्राफी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो रहेगा इसका वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्योंकि क्या किया, जो दोनों ड्रग्स की इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए क्या किया गया, प्रैक्टिकल किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया 1 पर और 2 पर, और फिर उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया उस रिस्पॉन्स की बेसिस पे पता लगाया गया कि कौन सा ड्रग इफेक्टिव है, यानी कि ये आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द टर्म फिनोमिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। जो टर्म फिनोमिनोलॉजी है वो किस प्रोसेस से एसोसिएटेड है, क्या क्वालिटेटिव रिसर्च से, क्या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से, या फिर कोरिलेशनल स्टडी से, या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से। तो ये जो आपका फिनोमिनोलॉजी है ये एक तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसलिए जो टर्म है ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द सोशियोग्राम टेक्निक इज यूज्ड टू स्टडी।
जो सोशियोग्राम टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल किसकी स्टडी के लिए किया जाता है? वोकेशनल इंटरेस्ट की, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की, ह्यूमन रिलेशंस की, या फिर अचीवमेंट मोटिवेशन की। तो देखिए वर्ड की अगर हम बात करें सोशियो, तो सोशियो का मतलब क्या है आपका? सोशल। सोशल मीन्स सामाजिक। तो अगर हम सामाजिक की बात करें तो इसमें आपका क्या आ रहा है? समाज आ रहा है। समाज में कौन आते हैं? समाज में आपके पीपल्स आते हैं, ठीक है, लोग रहते हैं इस समाज में। तो अब ये समाज बना कैसे? एक रिलेशन से बना होगा, ठीक है। समुदाय कैसे बना? रिश्तों से बना कि आप लोग आपस में क्या है? नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है, पास वाले पड़ोसी हो गए। तो इस तरह से आपका एक जो ये सोशियोग्राम टेक्निक है ये आपकी किसकी स्टडी करेगी? तो ये आपकी ह्यूमन रिलेशंस की स्टडी करेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वोकेशनल इंटरेस्ट जो होता है आपका वो होता है, जैसे मान लीजिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक है तो ये आपका वोकेशनल इंटरेस्ट है, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो ये सोशियोग्राम में नहीं आएगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब आप प्रोफेशन के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। एंड अचीवमेंट मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे IAS IPS वगैरह का इंटरव्यू होता है तो वो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, वो बताते हैं कि हमने 4 आवर स्टडी की, हमने 8 आवर स्टडी की, हमने इस तरह से स्टडी की, ये बुक्स पढ़ी। तो यही आपका अचीवमेंट मोटिवेशन होता है जो कि आपका सोशियोग्राम टेक्निक के अंतर्गत नहीं आता। सो द करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो आपका ह्यूमन रिलेशन की स्टडी ही सोशियोग्राम टेक्निक का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन पैसेज बेस्ड हैं आपके, और पैसेज को हम रीड नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे और उसके बाद हम फिर पैसेज को रीड करेंगे। इट इज़ परफेक्टली ट्रू दैट क्वेश्चंस देखने थे। यस या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द गिवन पैसेज। अब यहाँ पर आपको जो पैसेज दिया है इस पैसेज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो देख लीजिए बहुत ध्यान से, क्योंकि बड़ी लाइन्स हैं, ऐसे याद नहीं होने तक आप समझेंगे नहीं। द पैसेज इज अ क्रिटिक ऑफ गांधीज रोल इन इंडियन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो भारतीय आंदोलन चलाए गए थे, जो इंडियन मूवमेंट चलाए गए थे, उसमें जो गांधी जी का रोल था उसकी आलोचना, पैसेज जो है उसकी आलोचना पर बेस्ड है। क्रिटिक का जो मतलब होता है वो होता है आलोचना, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज हेल्स द रोल ऑफ गांधी इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, या फिर पैसेज जो है वो गांधी जी के रोल का समर्थन कर रहा है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, या फिर ऑथर जो है वो मतलब ऑथर का कोई भी रिस्पॉन्स गांधी जी की तरफ नहीं है, कोई भी रिएक्शन गांधी जी की तरफ नहीं। गांधी जी की तरफ अगर बात करें तो वो न्यूट्रल है, कि मतलब वो नहीं मानता कि कोई गांधी जी का रोल था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। नेक्स्ट है इट इज़ एन अकाउंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट, या फिर ये एक तरह का विषय है इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट का वर्किंग क्लास मूवमेंट में, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स याद रखना, पैसेज जिस पे बेस्ड हो आप वही आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द चेंज दैट द गांधीयन मूवमेंट ब्रॉट अमंग द इंडियन मासेस वॉज। अब जो ये गांधी जी के मूवमेंट, जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे, इन आंदोलन से क्या परिवर्तन आया था इंडियन मासेस में, ठीक है। क्या वो फिजिकल परिवर्तन आया था, कोई कल्चरल चेंज आया था, टेक्नोलॉजिकल चेंज आया था, या फिर साइकोलॉजिकल चेंज आया था? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन इज टू कंसीडर द नेशनलिस्ट मूवमेंट और टू क्रिटिसाइज इट एज अ वर्किंग क्लास मूवमेंट वॉज रॉन्ग बिकॉज इट वॉज ए हिस्टोरिकल मूवमेंट, वॉइस ऑफ द इंडियन पीपल, रिलीजियस मूवमेंट, या मूवमेंट रिप्रेजेंटेड बाय गांधी। यहाँ पूछा है कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उनको कंसीडर करने के लिए या फिर उनको क्रिटिसाइज करने के लिए ये वर्किंग क्लास मूवमेंट की तरह है, जो कि गलत था क्योंकि ये हिस्टोरिकल मूवमेंट था, या फिर जनता के लोगों की, जो भारतीय लोग थे उनकी आवाज़ थी, या फिर रिलीजियस मूवमेंट था, या फिर एक ऐसा मूवमेंट था जिसको गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट है गांधी प्लेड अ रिवोल्यूशनरी रोल इन इंडिया बिकॉज ही कुड। गांधी जी ने एक रिवोल्यूशनरी रोल प्ले किया था
क्योंकि वो बिकॉज ही कुड प्रीच मोरालिटी, वो मोरालिटी नैतिकता को बढ़ावा देते थे, या फिर रीच द हार्ट ऑफ इंडियंस, या वो भारतीयों के दिलों तक पहुंच चुके थे, या फिर सीधा कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस, या फिर उन्होंने क्लासेस जो आपकी कह सकते हैं हम अपर क्लास लोअर क्लास था उसके कन्फ्लिक्ट को देखा था, या फिर उन्होंने लेड किया था नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। नेक्स्ट है ग्रुप विद एडवांस्ड आइडियोलॉजी फंक्शन इन द एयर एज दे डिड नॉट फिट इन विद, जो ग्रुप्स थे एडवांस्ड आइडियोलॉजी के, इनका अल्प सिद्धांत जो थे वो एडवांस थे, तो ऐसे लोगों का जो ग्रुप था वो आपका फंक्शन कर रहा था, मतलब कह सकते हैं कि हवा में उसके कार्य हो रहे थे, क्योंकि वो फिट नहीं हो रहे थे ऑब्जेक्टिव कंडीशन, मतलब जो कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग नहीं थे, या फिर गांधी जी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं थे, या फिर क्लास कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, या फिर डिफरेंस जो था मासेस के बीच में। लास्ट क्वेश्चन है कि द ऑथर कंक्लूड्स द पैसेज बाय, और ऑथर ने पैसेज को कंक्लूड कैसे किया, क्रिटिसाइजिंग द इंडियन मासेस, क्या उन्होंने इंडियन मासेस को क्रिटिसाइज किया, या फिर गांधीयन मूवमेंट पे उन्होंने कंक्लूड कर दिया, या फिर उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई गांधी की पर्सनालिटी की, या फिर उन्होंने पता लगाया लाखों भारतीयों के दुख दर्द का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चंस। पैसेज रीड करेंगे, पैसेज का हिंदी नहीं बताऊंगी, सिर्फ रीड करते जाऊंगी, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। It should be remembered that the nationalist movement in India, like all nationalist movement, was essentially a bourgeois movement. It represented the natural historical stage of development, and to consider it or to criticize it as a working class movement is wrong. Gandhi represented that the movement and the Indian masses in relation to the movement to a supreme degree, and he became the voice of Indian people to that extent. The main contribution of Gandhi to India and the Indian masses has been through the powerful movements which he launched through the National Congress. Through nationwide action, he sought to mold the millions and largely succeeded in doing so, and changing them from a demoralized, timid, and hopeless mass, bullied and crushed by every dominant interest and incapable of resistance, into a people with self-respect and self-reliance, resisting tyranny and capable of united action and sacrifice for a larger cause. Gandhi made people think of political and economic issues in every village and every bazaar, hummed with argument and debate on the new ideas and hopes that filled the people. That was an amazing psychological change. Question पूछा था. The times was ripe for it, of course, and circumstances and world conditions worked for this change. But a great leader is necessary to take advantage of circumstances and conditions. Gandhi was that the leader, and he released many of the bonds that imprisoned and disabled our minds, and none of us who experienced it can ever forget that great feeling of release and exhilaration that came over the Indian people. Gandhi has played a revolutionary role in India of the greatest importance, because he knew how to make the most of the objective conditions and could reach the heart of the masses, while groups with a more advanced ideology functioned largely in the air because it did not fit in with those conditions and could therefore not evoke any substantial response from the masses. It's perfectly true that Gandhi, functioning in the nationalist plane, does not think in terms of the conflict of classes and tries to compose their differences. But the action he has indulged and taught the people has inevitably raised mass consciousness tremendously and made social issues vital. Gandhi and the Congress must be judged by the policies they pursue and the action they indulge in. But behind this personality counts and color those policies and activities. In the case of every exceptional person like Gandhi, the question of personality becomes especially important in order to understand and appraise him. To us, he has represented the spirit and honor of India, the yearning of her sorrowing millions to be rid of their innumerable burdens,
and an insult to him by the British government or others has been an insult to India and her people. Now the question is, and सिर्फ हम आंसर मार्क करेंगे क्वेश्चन पढ़ के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द गिवन पैसेज। अगर हम पैसेज की बात करें तो क्या सही है आपका? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, द पैसेज हेल्स द रोल ऑफ गांधी इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। नेक्स्ट वन इज द चेंज दैट द गांधीयन मूवमेंट ब्रॉट, तो ये था आपका साइकोलॉजिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज to consider the nationalist movement or to criticize it as working class movement was wrong because it was a voice of Indian people. Option number B is the correct answer. Next one, Gandhi played a revolutionary role in India because he could. The correct answer for this question is he reached the hearts of the Indians. Groups with advanced ideology functioned in the air as they did not fit in with objective conditions of masses. Option number A is the correct answer for this question. Question number 10. The author concludes the passage by criticizing the Indian masses, the Gandhian movement. So the correct answer for this question is option number C, pointing out the importance of the personality of Gandhi. Now next move towards our next question, that is question number 11. ये आपका मीडिया और कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। मीडिया दैट एग्जिस्ट इन एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर्ड टू एज। अब वो मीडिया जो कि आपकी इंटरकनेक्टेड सीरीज में है, मतलब मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक मीडिया लगी हुई है, ठीक है, फिर ये कनेक्टेड है, यहाँ एक दूसरी मीडिया लगी हुई है, फिर ये कनेक्टेड है आपकी यहाँ पर, फिर तीसरी। तो ये सब आपकी जब सीरीज़ में कनेक्टेड है, मान लीजिए आप कोई भी सीरीज हो सकती है, यहाँ पर हो सकता है आपका यहाँ, तो ये जब सीरीज़ में लगे हुए हैं तो ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी नेटवर्क्ड मीडिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज़ द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। जो इंफॉर्मेशन फंक्शन होता है मास कम्युनिकेशन का, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको डिफ्यूज़न कहा जाता है, क्या उसको पब्लिसिटी कहा जाता है, सर्वेलेंस कहा जाता है, या फिर डाइवर्जन कहा जाता है? तो देखिए, इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? अगर मान लीजिए आपको कहीं ऐसी जगह की इन्फॉर्मेशन चाहिए जहाँ पर कि आप प्रेजेंट ना हो, वहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में आप तभी जान सकते हैं, या तो आपका वहाँ कोई इंसान बैठा हो जो कि आपको उसकी खबर दे सके वहाँ की गतिविधियों की, या फिर क्या होगा दूसरा तरीका कि आपने वहाँ पर, अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो वहाँ आपने क्या लगा रखे हो? कैमरा लगा रखे हो। तो वो कैमरास क्या करेंगे? जो भी कुछ वहाँ हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जब आप उस रिकॉर्डिंग को व्यू करेंगे तो उस पर्टिकुलर प्लेस की आपको क्या मिल जाएगी? इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो फंक्शन है मास कम्युनिकेशन का, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सर्वेलेंस। आप सभी ने देखा होगा, अगर आप बैंक्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है यू आर अंडर सर्वेलेंस, यानी कि आप कैमरे की नज़र में हैं। So option number C is the correct answer for this question. Next one is an example of asynchronous medium is। अब यहाँ पर asynchronous medium आपका क्या होगा? क्या रेडियो होगा, क्या टेलीविज़न होगा, क्या फिल्म होगी, या फिर आपका न्यूज़पेपर होगा? तो असाइनोक्रोनस मीडियम में आपका क्या है कि ये आपका क्या होगा? एक तरह ये न्यूज़पेपर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि रेडियो में क्या है? आप हेयर कर रहे हैं कुछ भी, टेलीविज़न में आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, फिल्म में भी आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये न्यूज़पेपर में क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं। अगर न्यूज़पेपर सामने रखा है और आप सिर्फ देखें तो आप उसको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसको रीड नहीं करते। बस वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटन में अवेलेबल है और आप उसको ओरली कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज इन कम्युनिकेशन कॉनोटेटिव वर्ड्स आर। कम्युनिकेशन में कॉनोटेटिव वर्ड्स क्या हैं? ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लिसिट, एब्स्ट्रैक्ट, सिंपल या फिर कल्चरल। तो जो कॉनोटेटिव वर्ड्स होते हैं कम्युनिकेशन में वो आपके हैं कल्चरल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन।
एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट अ मैसेज बीनीथ अ मैसेज इज लेबल्ड एज। तो हम ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक मैसेज के अंदर अगर मैसेज होता है तो उसको क्या कहा जाएगा, क्या एम्बेडेड मैसेज कहा जाएगा, क्या इंटरनल टेक्स्ट कहा जाएगा, इंटर टेक्स्ट कहा जाएगा, या फिर सब टेक्स्ट कहा जाएगा। तो जब किसी भी मैसेज के अंदर कोई मैसेज आता है तो वो आपका कहलाता है सब टेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे हम मान लीजिए मैसेज के अंदर मैसेज कैसे आएगा, देखिए आप लोगों के पास सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होंगे और आप सभी को पता है कि जो किसी भी लोकल नंबर से मैसेज होता है वो आपका अलग चैट में आता है, लेकिन जो आपके कंपनी से रिलेटेड मैसेजेस होते हैं या फिर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं तो वो मैसेज कहाँ आते हैं, आपके नोटिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, तो फ़ोन का जो आपका मैसेजिंग ऐप है, इस मैसेजिंग ऐप में आपका नोटिफिकेशन का एक पर्टिकुलर अलग चैट है और इस नोटिफिकेशन में ही आपका मैसेज अगर आता है तो यही आपका सब टेक्स्ट कहलाता है। तो आप देख रहे हैं मैसेजिंग ऐप के अंदर नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के अंदर मैसेज आ रहा है, यानी कि मैसेज आपका बीनीथ मैसेज है, तो ये आपका सब टेक्स्ट है। आप सभी जानते हैं जैसे हम जब बात करते हैं क्लॉज की, ठीक है, तो क्लॉज के अंदर अगर क्लॉज है तो वो सब क्लॉज होता है। जैसे आप इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो इंस्पेक्टर के अंडर में जो वर्क कर रहा है वो सब इंस्पेक्टर होगा। तो इसी तरह से मैसेज के बीनीथ जो मैसेज होगा वो आपका सब टेक्स्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर। अब एनालॉग मास कम्युनिकेशन में स्टोरीज कैसी होती हैं, तो यहाँ पर जो आपकी स्टोरीज होती हैं वो आपकी स्टेटिक होती हैं, यानी कि रुकी हुई सी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कहानियों को आपको पढ़ना पड़ता है, ये कहानियाँ आपको चलचित्र में दिखाई नहीं देती, चलती हुई दिखाई नहीं देती। ठीक है, ना तो डायनेमिक होती है, ना इंटरेक्टिव और ना ही एक्सप्लोरेटरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एनालॉग मास में जो आपकी मास कम्युनिकेशन है वहाँ पर आपकी जो स्टोरीज होंगी वो स्टेटिक होंगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपको रिलेशनशिप बतानी है पेयर ऑफ वर्ड्स में, जहाँ पर कि आपका ऑलवेज और नेवर आ रहा है। आप सभी को पता है ऑलवेज का मतलब होता है आपका हमेशा और नेवर का मतलब होता है आपका कभी नहीं। तो इसी से रिलेटेड वर्ड जो है वो आपको चूज़ करना है जिससे सिमिलर रिलेशनशिप शो कर रहा हो। तो ये हम कर चुके हैं कि इन सारे वर्ड्स की हमने आपको हिंदी बताई ही थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑफन एंड रेयरली। Next, find the wrong number in the sequence 52, 51, 48, 43, 34, 27 and 16। इस सीरीज में गलत नंबर जो है वो कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 34। जो 34 है वो इस सीक्वेंस में गलत है। क्यों है? क्योंकि देखिए 52 के बाद 51 1 नंबर का यहाँ पर आपका गैप होता है। 51 के बाद आपका आ रहा है 48, यानी कि 50 और 49 2 नंबर का गैप हो रहा है। फिर आपका 48 के बाद 43 आ रहा है और यहाँ पर आपका 3 नंबर का गैप हो रहा है, सॉरी 48, फिर 47, 46, 45 एंड 44, यानी कि आपके 4 नंबर का गैप हो रहा है। फिर अब इसके बाद आप 34 में जब जाएंगे तो कितना गैप हो रहा है? 9 नंबर का हो रहा है, कोई शेड्यूल ही नहीं बना। यहाँ पे क्या था? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो 4 का डबल 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गैपिंग कितनी आ रही है आप देखेंगे तो 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, यानी कि 9 की गैपिंग आ रही है, जो कि आपका गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टेन कोड। एक सर्टेन कोड की अगर हम बात करें जहाँ पर कि आप पेन को 31 लिखते हैं, PAR को आप 35 लिखते हैं,
तो PAT को आप क्या लिखेंगे, तो देखिए PA तो ये सेम है, इधर भी PA को 3 कह रहे थे, इधर भी PA को 3 कह रहे थे, इसका मतलब इधर भी PA को 3 तो कहा ही जाएगा। लेकिन अब हमें 3 तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर D तो कट हो जाएगा, ये तो नहीं आ रहा। लेकिन अब हम T को यहाँ पर N को हमने 1 नंबर दिया, R को 5 दिया, तो फिर अब हम T को यहाँ पर क्या नंबर देंगे, तो देखिए जब हमने N को 1 दिया तो MNOPQR 4 नंबर बढ़े तो ये 5 हो गया। फिर आपका T में देखो R ST 2 नंबर बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7। सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द लेटर्स इन द फर्स्ट सेट हैव सर्टेन रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप मेक द राइट चॉइस फॉर द सेकेंड सेट। अब आप सेट देख लीजिए और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक के बाद आप आई में देखेंगे कि कितना गैप है, BCDEFGH यानी कि 7 का गैप है। फिर आई के बाद L में देखेंगे JKL कितने का गैप है, 3 का गैप, JK सिर्फ 2 का गैप है। तो अब आप देख जब इसको मैच करेंगे तो आपका क्या आएगा, अब L के बाद आपको कितना करना होगा, अब L को MNOPQRST यानी कि अब आपको नंबर रखना है 8 का डिफरेंस रखना है और फिर आपका आएगा T, यानी कि जो करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज अब आएगा आपका TV। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे हम इसके सेकेंड पार्ट के साथ इन जस्ट फ्यू मिनट्स।